हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 संबंध एवं फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम इसकी बेसिक्स जानकारी आज लेंगे और आगे की क्लास में प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो यहाँ हम दोनों प्रश्नावली में पहली प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार और प्रश्नावली 1.2 में हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। बाकी की प्रश्नावली आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संबंध क्या होता है और संबंधों के प्रकार क्या होते हैं। पहले इसके बारे में हम बेसिक्स से जानकारी निकालेंगे, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कुछ आइडिया आपको कक्षा 11 से होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संबंध क्या होते हैं। संबंध की गणितीय रूप में परिभाषा क्या होती है। तो एक संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जो संबंध आर होता है, जैसे कि यदि ये हमारा कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय बी है, तो इसमें संबंध रिलेशन आर एक उपसमुच्चय होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ए और बी जो होते हैं अरिक्त समुच्चय है और ए और बी में कोई ना कोई अवयव जरूर होता है। तो ए और बी जो है अरिक्त समुच्चय होते हैं। आर को हम इस प्रकार लिखते हैं आर सच डेट ए टेंड्स टू बी में परिभाषित है। मतलब आर संबंध ए से बी में परिभाषित है। बी से ए में भी हो सकता है, आर संबंध हो सकता है बी से ए में परिभाषित हो। ठीक, तो हम इसको जैसे भी होगा, यदि बी से ए में परिभाषित होगा तो हम यहाँ लिखेंगे बी से ए में परिभाषित है। यदि ए से बी में परिभाषित है तो हम लिखेंगे ए से बी में परिभाषित है। तो संबंध आर ए से बी में परिभाषित है। इसका रोस्टर रूप क्या होता है, इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे आर बराबर एक का संबंध किससे है, 3 से, तो 1, 3। 2 का संबंध किससे है, 4 से, तो 2, 4। 3 का संबंध किससे है, 5 से, तो 3, 5। 4 का संबंध 6 से, तो 4, 6। 5 का संबंध 7 से, तो 5, 7। ये हमारा हो गया इसका रोस्टर रूप। अब अगला रूप होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो समुच्चय ए है इसके अवयव x हैं और ये जो समुच्चय बी है इसके अवयव y हैं। ठीक, तो समुच्चय निर्माण रूप हम लिखेंगे r बराबर x y। इसमें कितने अवयव हैं, x अवयव हैं और इसमें अवयवों की संख्या y है, जहाँ पर y बराबर, अब आप देखो यहाँ पे 1 का संबंध है 3 से, यदि हम 1 में 2 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3। 2 का संबंध है 4 से, यदि हम 2 में 2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 4। 3 का संबंध है 5 से, यदि हम 3 में 2 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 5। 4 का संबंध है 6 से, यदि हम 4 में 2 जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा 6। 5 का संबंध 7 से, यदि हम 5 में 2 जोड़ दें तो प्राप्त होगा 7। मतलब क्या हो रहा है, यदि हम x में 2 जोड़ रहे हैं तो हमें y प्राप्त हो रहा है। यदि हम x में 2 जोड़ रहे हैं तो हमें y प्राप्त हो रहा है। तो y बराबर क्या है, x धन 2। एक और बात, x कहाँ से आया, y कहाँ से, तो x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो इन दोनों रूप में हमें लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण है जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो, एक कोई समुच्चय P है और एक समुच्चय Q है जिनका संबंध R है। ठीक, समुच्चय P के अवयवों का संबंध समुच्चय Q के अवयवों से है। तो इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे, संबंध R P से Q में परिभाषित है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, परिभाषित है। लिखना नहीं होता कि परिभाषित है, ये पढ़ने का तरीका होता है कि संबंध R P से Q में परिभाषित है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, अब इसका यदि रोस्टर रूप लिखें, इसका हम रोस्टर रूप लिखें तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, 1 का संबंध किससे है, A से। 1 का संबंध किससे है, A से, 1, A।
2 का संबंध किससे है? ए से। 2 कॉमा ए। 3 का संबंध किससे है? ए से। 3 कॉमा ए। 4 का संबंध किससे है? बी से। 4 कॉमा बी। ये हमारा क्या हो गया? इसका रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय निर्माण रूप ज़्यादातर लिखने को नहीं आता है, यदि आएगा तो अपन उसको लिखेंगे। आपको ज़्यादातर रोस्टर रूप में ही चीज़ों को लिखना होगा। अब बात आती है प्रांत, सह प्रांत और परिसर। ये हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रांत क्या होता है। प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए के वे अवयव। ये जो समुच्चय ए होता है, या फिर यहाँ पर हमने नाम दिया उसको पी, तो समुच्चय पी के वे अवयव जो इसमें है और उपयोग हो रहा है, मतलब जिनका रिलेशन बन रहा है, जिनका संबंध क्यू से है, तो सिर्फ वह अवयव जिनका संबंध यहाँ किसी अवयव से है, पी के वे अवयव जिनका संबंध क्यू के किसी अवयव से है, वह हमारे प्रांत होंगे। जिनका संबंध किसी से नहीं है, वह प्रांत में नहीं आएंगे। तो प्रांत क्या होता है? वह अवयव लिख लेते हैं, वह, ये अपनी भाषा में है बेटा, जिससे आपको याद रहे कि प्रांत किसे कहते हैं। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये आपके समझाने के लिए है कि प्रांत हम इसे कहते हैं। वह अवयव जो ए में है और उपयोग हो रहे हैं। वह अवयव जो ए में है और उपयोग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर समुच्चय पी है, तो पी में है और उपयोग हो रहे हैं। तो पी में कौन कौन उपयोग हो रहा है? 1 2 3 4। तो ये हमारे प्रांत हैं। तो प्रांत के अंतर्गत कौन आएगा? 1 2 3 और 4। ये हमारे प्रांत में आएंगे, क्योंकि यह पी में है और उपयोग हो रहे हैं। ठीक, 5 उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए 5 हमारे इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला होता है सह प्रांत। सह प्रांत। ठीक, सह प्रांत क्या होता है? जो समुच्चय बी है या समुच्चय यहाँ पर क्यू है, ये पूरा का पूरा समुच्चय हमारा सह प्रांत होता है। तो समुच्चय बी पूरा का पूरा। ठीक, तो समुच्चय बी जो होता है, वह पूरा का पूरा समुच्चय जो होता है, यह हमारा क्या कहलाता है? सह प्रांत। परिसर, परिसर। ठीक, हम परिसर कैसे कहते हैं? परिसर वह है क्योंकि जो अवयव उपयोग हो रहे हैं, जो समुच्चय क्यू है या समुच्चय बी है, उसके जो अवयव उपयोग हो रहे हैं, जिनका हम उपयोग कर पा रहे हैं या जिनका रिलेशन यहाँ है, वह हमारे परिसर कहलाते हैं। ठीक, तो समुच्चय बी के वे अवयव जो उपयोग में आ रहे हैं, जिनका क्या हो रहा है? संबंध यहाँ या रिलेशन यहाँ पर है किसी से, वह हमारे क्या कहलाएंगे? परिसर कहलाएंगे। यहाँ पर किस किस का जो है उपयोग हो रहा है? यह हो रहा है ए और बी का। सी का उपयोग नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा समुच्चय यहाँ लिख नहीं पाए। जो हमारा सह प्रांत है, वह क्या हो जाएगा? सह प्रांत हो जाएगा ए बी और सी, पूरा का पूरा ये हमारा क्यू समुच्चय। तो प्रांत क्या होता है? समुच्चय ए के वे अवयव जो उपयोग हो रहे हैं, समुच्चय ए के वे सभी अवयव जिनका उपयोग हो रहा है, मतलब जिनका संबंध बन रहा है, वो हमारे प्रांत कहलाएंगे। इसी प्रकार जो समुच्चय बी है, क्यू है, या जो भी नाम देंगे, जो सेकंड समुच्चय है, उसके सभी अवयव हमारे सह प्रांत कहलाते हैं। और परिसर क्या होते हैं? बी के या पी के या क्यू के जो सेकंड समुच्चय है, उसके वे अवयव जिनका उपयोग हो रहा है, जिनका उपयोग हम कर पा रहे हैं, जिनका रिलेशन है, वो हमारे परिसर कहलाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। और आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस अध्याय का पूरा बेसिक्स यहाँ पर अच्छे से जानेंगे, जिससे आपको आगे की प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो बच्चों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम आगे पढ़ते हैं संबंधों के
प्रकार। बच्चों, संबंधों के प्रकार ये जो हमारे सिलेबस में है, आपके अध्याय में है, वह जो संबंध के प्रकार है या जो संबंध है वह संबंध है ए से ए में संबंध, मतलब समुच्चय ए का ए से ही संबंध हम यहाँ पढ़ेंगे। समुच्चय ए का बी से संबंध, पी से संबंध, क्यू से संबंध या किसी अन्य अवयव या अन्य समुच्चय से संबंध, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम जो संबंध पढ़ेंगे वह क्या होंगे? संबंध आर जो ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में, जो ए से ए में परिभाषित हो, हम उनके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संबंधों के प्रकार में पहला संबंध होता है, पहला संबंध है हमारे पास स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, सबसे पहला संबंध हम पढ़ेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब, है ना। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वह क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, मतलब आपका प्रतिरूप वहाँ पर होना चाहिए। तो जो भी अवयव है उनका संबंध वहाँ पर होना चाहिए। तो जैसे कि कोई हम संबंध बनाते हैं, ये कोई ए है, ये बी है, यहाँ पर मान लो कि कोई अवयव है 1 2 3, और सॉरी यहाँ पर ए से ए में ही संबंध पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कौन कौन से अवयव होंगे? 1 2 3। यहाँ पर 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। मतलब जो रिलेशन है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, खुद का खुद से, स्वयं का स्वयं से। जब स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो वह संबंध कैसा कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक, इसको हम गणितीय भाषा में लिखेंगे। अवयव ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये जो चिन्ह होता है, ये होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल वैल्यू, सभी की वैल्यू के लिए। ठीक, तो ए से ए में, ए का संबंध किससे है? ए से। समुच्चय ए का जो समुच्चय ए का संबंध ए से है, उसके जो अवयव हैं स्मॉल ए, उस स्मॉल ए का संबंध भी किससे है? स्मॉल ए से है। बिलोंग किस में कर रहा है? संबंध आर में। ठीक, फॉर ऑल कंडीशन क्या है? फॉर ऑल ए जो स्मॉल ए हैं बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए में। तो ये होती है हमारी गणितीय परिभाषा। समझने का सीधा सीधा क्या है? खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। ठीक, स्वयं का स्वयं से। जो अवयव आपका यहाँ, चूँकि ए से ए में है तो जो अवयव यहाँ पर है वो अवयव यहाँ पर तो होंगे ही होंगे, बस उनका जो संबंध है वैसा इसमें, इसका इससे और इसका इससे होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। अगला संबंध है हमारा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है? उल्टा सीधा, अपनी भाषा में इसको हम बोलेंगे उल्टा सीधा। मतलब यदि आपका किसी जो हम समुच्चय बना लें, इसको बना के ही समझ लेते हैं। अवयव है 1 2 3, ए मुझे ए से ए में परिभाषित है, ये संबंध आर है। संबंध आर ए से ए में परिभाषित है, और यहाँ पर भी अवयव क्या है? 1 2 3। अब मान लो यदि आपका ए का रिलेशन है 2 से, एक का रिलेशन है 2 से, और 2 का रिलेशन है 1 से। यदि 1 का संबंध है 2 से और 2 का संबंध है 1 से, मतलब उल्टा सीधा कैसा है संबंध है। यदि 1 का संबंध है 2 से, 1 और 2 मिल रहे हैं और हमें 2 और 1 भी मिल रहा है, तो इस प्रकार का संबंध हमारा क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। उल्टा और सीधा दोनों हमें मिलना चाहिए। तो यदि 1 का संबंध है 2 से तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह सम्मित है। इसको हम गणितीय रूप में लिखते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू
आर। यदि ए भी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो बी ए भी आर में बिलोंग करने चाहिए। ये होता है हमारा सम्मित संबंध है। अगला संबंध होता है हमारा संक्रामक संबंध। ये जो हमारा संक्रामक संबंध होता है ये कैसा होता है, जैसे हमारी संक्रमित बीमारियां होती ना, किसी के भी टच में आने से हो जाती हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, यदि आप किसी पेशेंट के टच में आते हैं तो आपको भी होने की संभावना होती है। वो ये संक्रामक भी उसी प्रकार का है। ये जिसके जो संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह संक्रामक नहीं है। मतलब जिससे इसका संबंध दिख रहा है, ठीक, वो संबंधित उससे होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वह संक्रामक नहीं होंगे। इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि इसको हम लिखेंगे कि यदि ए से बी में, ठीक, मतलब ए का संबंध है बी से और बी का संबंध है सी से। यदि ए का संबंध है बी से और बी का संबंध है सी से, तो ए का संबंध होना चाहिए सी से। यदि ऐसा हो रहा है तो ही वह संक्रामक होगा। ठीक है, यदि ऐसा हो पा रहा है तो, ठीक। जैसे ये हमारा कोई ए से ए में संबंध आर है, ए से ए में परिभाषित है। यहाँ पर हमारे हैं 1 2 3 अवयव, 1 2 3, ये हमारा अवयव है। तो यदि हमारा एक का संबंध 2 से है, एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो एक का रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। मतलब इसको इस प्रकार लिखें, जैसे हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो 1 का संबंध है 2 से, 2 का संबंध है 3 से और 1 का संबंध है 3 से। तो यदि हम इसको देखें कि यहाँ पर 1 का संबंध किससे है, 2 से, और इस 2 का संबंध किससे है, 3 से, तो यदि हम इस बीच में 2 को हटा दें तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर 1 का संबंध 3 से है? यदि है तो इसको हम बोलेंगे संक्रामक है। बच्चों, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यदि किसी संबंध में होता है तो वह होता है संक्रामक संबंध। ठीक, बाकी ये जो हमारा स्वतुल्य संबंध है वह हमें सीधा सीधा देख के पता चल जाता है, क्योंकि स्वयं का स्वयं से संबंध है कि नहीं है। सम्मित में क्या होता है, उल्टा सीधा है कि नहीं, यदि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है कि नहीं है, तो ये हमारा होता है संबंध। बस संक्रामक में क्या होता है कि यदि आपका ए का बी से संबंध है और बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा है कि ए का बी से तो है लेकिन बी का किसी से है ही नहीं, तो क्या होगा, वह संक्रामक होगा। तो उसको फिर जांच करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ए का बी से है लेकिन बी का सी से है ही नहीं, तो फिर ए का सी से हो ही नहीं सकता। तो यदि ये चीज़ नहीं बन रही है तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वह संक्रामक होता है। लेकिन यदि ए का संबंध बी से है और बी का सी से है तो फिर ए का सी से होना ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम लिखेंगे संक्रामक नहीं है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में समुच्चय ए है 1 2 3, तो ए से ए में परिभाषित है, जहाँ पर संबंध आर ए से ए में परिभाषित है। ठीक, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, 1 का संबंध 1 से है, 1 का 2 से है, 1 का 3 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। ठीक, सबसे पहले हमें किसकी जांच करनी है, स्वतुल्यता की। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब क्या है, स्वयं का स्वयं से संबंध है कि नहीं। 1 का 1 से संबंध है तो ये स्वतुल्य हो गया, 2 का 2 से संबंध है तो ये स्वतुल्य हो गया, 3 का 3 से संबंध है, हाँ है, तो ये जो है पूरी कंडीशन को फॉलो करें। इसमें कितने अवयव थे, 3 ही अवयव थे और तीनों का स्वयं से संबंध है, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अगला हमें जांचना है कि क्या यह सम्मित है। सम्मित, सम्मित क्या होगा, उल्टा और सीधा। देखो, सम्मित तो संक्रामक जानने के लिए आप जो स्वतुल्य है इसकी कंडीशन को छोड़ देते हैं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। जो एक्स्ट्रा बच रहा है इनमें आपको चेक करना है कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक, तो 1 का 2 से संबंध है, 1 का
3 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है, फिर क्या 2 का 1 से संबंध है? कहीं नहीं है। ठीक, 1 का 3 से संबंध है, क्या 3 का 1 से संबंध है? नहीं है, तो यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। उल्टा सीधा होना चाहिए, मतलब यदि 1 का संबंध 2 से था तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। अगला होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक कैसे जानेंगे हम? संक्रामक है कि नहीं है। ठीक, संक्रामक के लिए भी हमें क्या देखना है कि इसका संबंध इससे, मतलब पहले हम इसको चेक करेंगे। 1 का संबंध 2 से है, देखो 1 का संबंध 2 से है, फिर क्या 2 का संबंध किसी से है? हाँ है, 2 का संबंध किससे है? 2 से है। ठीक, तो 2 का संबंध किससे है? 2 से है। अब यदि हम बीच का 2 हटा दें तो 1 का संबंध किससे होगा? 2 से, तो ये है, हाँ है। ठीक, संक्रामक हो गया, इसके हिसाब से तो हो गया, ये तो पास हो गया। ठीक, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से है। ठीक, 3 का संबंध किसी से है? हाँ है, 3 से है। 3 का, और नहीं भी देखते तब भी ये चलता है ना, 3 का संबंध 3 से, यदि 3 को हटा दें, क्या 1 का संबंध 3 से है ना? है, तो ये हमारा क्या हो गया? संक्रामक है। इसको हम क्या कहेंगे? संक्रामक है। यदि ऐसा नहीं होता तो नहीं होता, या फिर सीधा कह दो कि यदि हम इसको हटा ही दे रहे हैं, ये है ही नहीं, ये मान के चले, तो 1 का संबंध 2 से है, फिर क्या 2 का संबंध किसी से दिख रहा? नहीं दिख रहा। जब दिख ही नहीं रहा तो मतलब हम मान लेंगे कि है। इसी प्रकार 1 का 3 से है। ठीक, ये है ही नहीं, ये मान के चल रहे हैं, तो 1 का 3 से, फिर 3 का किसी से दिख रहा? नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये संक्रामक है। इस प्रकार से भी हम इसको, ये शॉर्टकट है उसको जानने का। अगला है कि 1 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है। ठीक, तो अब आप ये बताइए इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 अवयव है, तो 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना चाहिए। यहाँ पर 1 का 1 से तो है, लेकिन 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। अगला है हमारा कि यह सम्मित है कि नहीं है। सम्मित है कि नहीं है, तो सम्मित में क्या होता है? उल्टा सीधा होना चाहिए। 1 का 2 से संबंध है, तो क्या 2 का 1 से है? 2 का 1 से है, तो हम क्या कहेंगे? सम्मित है। सम्मित है। अब देखेंगे हम संक्रामक है कि नहीं है। अब संक्रामक के लिए इसको तो छोड़ ही देंगे। अब इसको देखो, 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध किसी से है क्या? हाँ, 1 से है, तो 2 का संबंध 1 से, 2 को हटा देंगे तो 1 का संबंध 1 से है। हाँ है, तो हम क्या कहेंगे? संक्रामक है। संक्रामक है। अगला है हमारा 1 का संबंध 2 से और 2 का 1 से, तो स्वतुल्य तो नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वयं का स्वयं से संबंध तो यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है। सम्मित है क्या? सम्मित का मतलब उल्टा सीधा, 1 का 2 से तो 2 का 1 से है, तो हम कहेंगे कि सम्मित है। क्या कहेंगे? कि सम्मित, हम कहेंगे सम्मित है। अगला है संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध किससे दिख रहा है? 1 से दिख रहा है। 2 का संबंध 1 से, यदि इसको हटा दें तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए। क्या है? नहीं है, तो हम कहेंगे संक्रामक नहीं है। क्या कहेंगे? संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है, तो ये वाला संबंध जो है संक्रामक नहीं है। अगला है r बराबर 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध, 1 का 2 से संबंध। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये हमारा क्या हो गया? स्वतुल्य तो है। क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, खुद का खुद से संबंध है, स्वयं का स्वयं से संबंध है। सम्मित की कंडीशन क्या होती है? उल्टा पुल्टा होना चाहिए। 1 का 2 से संबंध, क्या 2 का 1 से संबंध है? नहीं है, तो यह सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। अगला होता है हमारा संक्रामक। ठीक, तो इनको तो हटा देंगे। 1 का संबंध 2 से है, फिर क्या 2 का संबंध किसी से दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो ये भी पास हो गया, संक्रामक है।
संक्रामक में हमें दो ही कंडीशन देखनी है कि यदि हमारा संबंध है एक का दो से संबंध है तो फिर क्या दो का किसी और से संबंध दिख रहा है। यदि दिख रहा है तो हम चेक करेंगे, यदि नहीं दिख रहा है तो हम उसको पास कर देंगे, मतलब संक्रामक है ऐसा कह देंगे। अगला है एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से। ठीक, तो ये स्वतुल्य तो हो गया, स्वतुल्य है। ठीक, फिर इसको हटा दो। संक्रामक और सम्मित जानने के लिए ये जो हमारे स्वतुल्य होते हैं वो तो हैं ही, ठीक है, तो इनको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखो क्योंकि उल्टा पुल्टा तो हो गई, तीन का तीन से तो है ही, अब उसमें क्या देखोगे, तो ये सब छोड़ दोगे तो चलेगा। अब सिर्फ आपको इन जो बचे हुए अवयव होते हैं उन्हीं में जांच करनी है। तो एक का दो से संबंध है तो फिर दो का एक से है क्या, हाँ है, तो उल्टा पुल्टा एक जैसा है, मतलब ये दोनों तो पास हो गया, सम्मित है। दो का तीन से संबंध है क्या, तीन का दो से है, हाँ है, तो ये भी पास हो गया। तो ये कैसा हो गया हमारे पास, सम्मित समुच्चय हो गया, सम्मित संबंध है। तो यह संबंध भी कैसा है, सम्मित संबंध है। ठीक, अगली बात क्या होती है, संक्रामक। संक्रामक होने के लिए सबसे पहले इसको जांचो। एक का संबंध दो से है, फिर दो का किसी से है क्या, हाँ है। दो का संबंध एक से है और दो का संबंध तीन से है। सबसे पहले हम दो का संबंध एक से जांचेंगे, तो जांच के देख लेते हैं। यदि दो का संबंध एक से, यदि हम दो को हटा दें तो एक का संबंध एक से है क्या, हाँ है। ठीक, अब एक में दो का संबंध तीन से भी है, दो का संबंध तीन से भी, तो इन दोनों में से यदि हम दो हटा देंगे तो एक का तीन से, क्या एक का तीन से है, नहीं है। ठीक, तो यदि एक भी फेल हो रहा है तो उसको हम फेल ही मानेंगे, तो यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब इसको जांचने की ज़रूरत नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्या किया हमने, एक का दो से संबंधित था, तो फिर क्या दो का किसी से संबंध है, हमने देखा हाँ है, ये तो दो जगह दो का संबंध है। तो सबसे पहले इसको जांचा तो हमें पता चला यदि हम इस बीच को हटा देंगे तो एक का एक से संबंध है, इस पूरे में एक का एक से संबंध है, हाँ है, तो ये पास हो गया। लेकिन दो का संबंध तीन से भी है, तो पहले हम इसको भी जांचेंगे। बीच में से दो को हटाओगे तो एक का तीन से संबंध दिख रहा है, क्या एक का तीन से संबंध यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा तो यह संक्रामक नहीं है। अगला है आर बराबर दो का दो से, तीन का तीन से। दो का दो से संबंध है, तीन का तीन से संबंध है, एक का दो से और दो का एक से संबंध है, ये हमारे पास संबंध है। तो यहाँ पर एक का उपयोग तो हुआ है लेकिन एक का एक से संबंध नहीं है, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य हाँ। यदि एक का उपयोग ही नहीं हुआ तो होता तो हम मान के चलते कि यह हमारा स्वतुल्य हो सकता है, लेकिन एक का उपयोग हुआ है और एक का एक से संबंध नहीं है, इसका मतलब यह स्वतुल्य नहीं है। सम्मित के लिए क्या होता है, उल्टा पुल्टा, इसको छोड़ दो। एक का दो से, क्या दो का एक से है, हाँ है, तो हम लिखेंगे सम्मित है, सम्मित है। अब हम देखेंगे संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या है, इन दोनों को छोड़ दो। एक का दो से संबंध है और दो का भी संबंध है एक से, यदि हम इसको हटा दें, इस दो को हटा दें तो एक का एक से संबंध, क्या एक का एक से संबंध है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि दो का दो से संबंध है, तीन का तीन से संबंध है, एक का दो से संबंध है। दो का दो से संबंध है, दो तीन का तीन से संबंध है, लेकिन एक का एक से संबंध नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक, अब इन दोनों को हटा दो। एक का दो से संबंध है, क्या दो का एक से संबंध है, नहीं है, तो यह सम्मित नहीं है। यदि दो का एक से संबंध होता तो हम कहते सम्मित है। संक्रामक है कि नहीं है, ये हटा दो। एक का दो से संबंध है, क्या दो का किसी संबंध है, एक का दो से संबंध है, क्या दो का किसी से संबंध है, इसको हटा देंगे, नहीं दिख रहा दो का किसी और से संबंध, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संक्रामक है, यह संक्रामक है। यदि किसी से संबंध दिखता, मान लो कि दो का तीन से संबंध दिखता, तो फिर हम इसको चेक करते। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए
कुछ उदाहरण से हमने समझा कि स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है और संक्रामक को हम कैसे पहचानते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्नावली के सारे प्रश्न इसी से संबंधित हमारे यहाँ पर होंगे। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको संक्रामक शायद समझने के लिए एक बार और कुछ समझने की ज़रूरत होगी, इसलिए एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि संक्रामक है कि नहीं है ना। स्वतुल्य और सम्मित समझना बहुत आसान है, आप आसानी से देख सकते हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है, सम्मित है कि नहीं है। हाँ, संक्रामक में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक उदाहरण लिया है जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि यह संक्रामक है कि नहीं है। ठीक, संक्रामक की हमारी कंडीशन क्या होती है? संक्रामक की हमारी कंडीशन होती है कि यदि कोई संबंध है, ए से बी में कोई संबंध है, यदि कोई संबंध ए से बी में है तो थोड़ा डार्क पेन ले। यदि कोई संबंध ए से बी में संबंध है, यदि कोई संबंध हमारा ए से बी में परिभाषित है, कोई संबंध हमारा ए से बी में परिभाषित है तो और बी से सी में परिभाषित है, बी का संबंध सी से है, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा है, ए का बी से और फिर बी का सी से है, तभी ए का सी से होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, हम उसको पास कर देंगे, मतलब वह संक्रामक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है? फाई। पहला प्रश्न है हमारा फाई, आर बराबर फाई। फाई का मतलब खाली, रिक्त समुच्चय। अब आप ये बताइए, जो समुच्चय रिक्त है, जिसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, जब ए का संबंध बी से ही नहीं है तो हम बी का सी से क्या जांचेंगे, या फिर ए का सी से क्या जांचेंगे? जब है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा? संक्रामक। संक्रामक है। कैसे संक्रामक है? क्योंकि यदि ए का संबंध बी से होता और बी का संबंध सी से होता तब हम जांचते कि ए का सी से है कि नहीं। लेकिन जब ए का ही किसी से संबंध नहीं है तो बी का किससे होगा, सी से किससे होगा? कोई जांचने की ज़रूरत नहीं है, यह सीधा सीधा हमारा संक्रामक है। यदि इसको स्वतुल्य पूछ लेते, अब देखो किसी का किसी संबंध है क्या? नहीं है, खाली है, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। यदि पूछ ले कि स्वतुल्य है कि नहीं है तो हम क्या कहेंगे? स्वतुल्य नहीं है। अब आप ये बताओ, सम्मित है कि नहीं है? सम्मित होगा, है ना, क्योंकि जब खाली है तो सम्मित भी होगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। वैसे हम संक्रामक की सिर्फ जांच करने वाले हैं, स्वतुल्य सम्मित से हमें मतलब नहीं है, वो जब प्रश्नों में आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। अगला है आर बराबर है, एक का संबंध है दो से, एक का तीन से। एक का संबंध दो से है और एक का तीन से। अब आप ये बताओ, स्वतुल्य है कि नहीं है? स्वतुल्य तो नहीं है, एक का एक से नहीं है, दो का दो से नहीं है, तीन का तीन से नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, सम्मित है क्या? एक का दो, दो से एक से है, नहीं है। एक का तीन से, क्या तीन का एक से है? नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है। संक्रामक है कि नहीं है? संक्रामक का क्या होता है? एक का संबंध दो से है, फिर क्या दो का संबंध किसी से है? नहीं है, मतलब ये पास है, संक्रामक है। एक का संबंध तीन से, तीन का संबंध किसी से दिख रहा? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब यह भी पास है। इसका मतलब क्या है? यह संक्रामक है, संक्रामक है। और स्वतुल्य यदि पूछे तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित यदि पूछे तो सम्मित भी नहीं है। यह ना तो सम्मित है और ना ही स्वतुल्य है, लेकिन संक्रामक है। अगला है हमारा संबंध आर बराबर, इसको लिख लो, संबंध आर बराबर एक का दो से, दो का तीन से, एक का तीन से, तीन का चार से, दो का चार से और एक का चार से। ये संबंध दिया गया है। ठीक, हमें जांचनी है कि यह आपका संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए शुरुआत से यहाँ से करें। एक का दो से है, क्या दो का किसी से संबंध दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दो का संबंध दिख रहा है तीन से। यदि हम इनको इस बीच में से दो को हटा दें तो एक का संबंध किससे होना चाहिए? तीन से। क्या एक का संबंध तीन से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो ये पास हो गया, मतलब ये पास हो गया। अभी एक बार पूरा नहीं हुआ है, पहले एक और दिख रहा हमारा, दो का संबंध है चार से। तो यदि दो का संबंध चार से, इन दोनों में से दो हटा दे तो एक का संबंध होगा चार से। क्या एक का संबंध चार से है? हाँ है, अब ये पास हो गया। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से तो संक्रामक है।
अब यहाँ देखो 2 का संबंध 3 से, क्या 3 का संबंध किसी से दिख रहा? हाँ दिख रहा, 4 से। तो यदि हम 2, 3 और 3, 4 में से 3 को हटा दें तो 2 का 4 से, तो क्या 2 और 4 दिख रहा है हमें कहीं? हाँ दिख रहे हैं। इसका मतलब यह भी क्या हो गया? पास हो गया। 1 का 3 से संबंध है, 3 का किसी से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। किससे दिख रहा है? 4 से। यदि हम इसको हटा दें तो 1 का 4 से होना चाहिए, क्या 1 का 4 से संबंध है? हाँ है। इसका मतलब यह भी क्या हो गया? पास हो गया। संक्रामक, इस 3 के हिसाब से तो संक्रामक हो गया। 3 का 4 से, क्या 4 का किसी से संबंध दिख रहा? नहीं दिख रहा। जब संबंध नहीं दिख रहा तो ये भी पास हो गया। यदि संबंध ना दिखे तो वह संक्रामक है। ठीक। 2 का 4 से, क्या 4 का किसी से संबंध है? नहीं है, तो ये भी पास हो गया। 1 का 4 से, क्या 4 का किसी से संबंध दिख रहा? नहीं दिख रहा, मतलब ये भी पास हो गया। तो ये हमारा कैसा है? संक्रामक है। अब पूछे स्वतुल्य है कि नहीं। 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित पूछे 1 का 2 से, क्या 2 का 1 से है? नहीं है, तो यह सम्मित भी नहीं है। सम्मित भी नहीं है। ये सिर्फ हम किसकी जांच करने वाले थे? संक्रामक की। ये उदाहरण इसलिए लिया था ताकि आपको संक्रामक जो है वह अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोग को संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित संबंध क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आए गए होंगे। आगे की कक्षा में हम प्रश्नावली 1.1 को समझेंगे। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और इस वीडियो को एक बार और देखिए। मेरे कहने पर इस वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।